Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a very important Ind AS. Ind AS का नाम है Ind AS 105. बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट डील्स विथ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. इसका टाइटल है Ind AS 105 का नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. नॉन करेंट एसेट का मतलब है बेटे जो एसेट करंट नहीं है. जो एसेट करंट नहीं है वो नॉन करंट है. सिंपल सा डिफिनेशन है. तो करंट नहीं है इसका मतलब क्या फिक्स्ड है? नहीं, सारे फिक्स एसेट को नॉन करंट नहीं मानेंगे. केवल ओनली दो एसेट विच पीपीई या इंटेंजिबल एसेट है वही इसमें कवर्ड है बेटे. बाकी कोई भी एसेट इनमें कवर नहीं है. तो ओनली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट आर कवर्ड अंडर. सर हम इसे डायरेक्टली फिक्स एसेट क्यों नहीं कह दिया? डायरेक्टली फिक्स एसेट इसलिए नहीं कहा है बेटे क्योंकि पीपी का डिफिनेशन में आपने देखा होगा पिछले वीडियो में. पीपी का डिफिनेशन क्या है? ओनली टेंजिबल एसेट आर कवर अंडर पीपी और इंटेंजिबल एसेट को पीपी में कवर नहीं करते हैं. तो टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल एसेट आर कवर अंडर नॉन करेंट एसेट. उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं. नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. हेल्ड फॉर सेल का क्या मतलब है बेटे? मान लीजिए कोई एसेट है जो पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा था. अब हमने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया. अब उसका यूज बिजनेस में नहीं कर रहे हैं. या तो हो सकता है उसे रेंट पे लगा दिया या हो सकता है उसे हेल्ड फॉर सेल कर लिया. तो जिस एसेट को हमने बिजनेस यूज में नहीं रखा अब उसका हम बेचने का इरादा कर लिया, डिस्कार्ड करने का इरादा कर लिया, हेल्ड फॉर सेल के इरादा कर लिया. तो वैसे एसेट्स का जिक्र हम Ind 105 में करेंगे. Ind AS 105 डील विथ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जिसको कि निकट फ्यूचर में हमें बेचना है. वैसे एसेट्स की अकाउंटिंग आज पर Ind AS 105 करना है. तो इस Ind AS में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस Ind AS में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. और कोई इंडिविजुअल एसेट जैसे कोई बिल्डिंग है उसको हम बेचना है, बिजनेस यूज के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब उसे बेचने का प्रोग्राम बना लिया है. तो विच इज़ कवर्ड अंडर नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. इसके बारे में हम पार्ट 1 में चर्चा करेंगे. पार्ट 2 में चर्चा करेंगे बेटे डिस्पोजल ग्रुप. ऐसे कई सारे पीपी या इंटेंजिबल एसेट प्लस एसेट एंड लायबिलिटी को एक साथ अगर हम बेचने का इरादा कर लिया हो, बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटी को एक साथ, एसेट्स प्लस लायबिलिटी को एक साथ हम डिस्पोज ऑफ करने का इरादा बना लिया हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में डिस्पोजल ग्रुप के अंदर. ऐसे एसेट्स को ग्रुप ऑफ एसेट्स में डिस्कस करेंगे. और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूड सेल. डिसकंटिन्यूड सेल का क्या मतलब है बेटे कि जैसे आपने बिजनेस सेगमेंट पढ़ रखा होगा. बिजनेस सेगमेंट है कोई हमारा, बिजनेस सेगमेंट है. ये प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है और लोकेशन वाइज भी हो सकता है. तो हमने हो सकता है कोई प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है या हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पे हमने अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया. मान लीजिए हमारा ABCD 4 प्रोडक्ट है, हमने D प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने की सोच लिया. तो उसकी अकाउंटिंग जो हम करेंगे, D प्रोडक्ट को जो हमने डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे वो Ind AS 105 के अकॉर्डिंग. अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन, मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में अपना बिजनेस बंद कर दिया हो, तो उसकी अकाउंटिंग जो करेंगे हम वो एज पर Ind AS 105 करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
इंडेस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट या कोई बिजनेस जो हो सकता है प्रोडक्ट वाइज या लोकेशन वाइज, जिसे कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसकी अकाउंटिंग जो होगी एज पर इंड AS 105 होगी। इंड AS 105 में केवल अकाउंटिंग भी होगी तो सारे एसेट्स की नहीं होगी, केवल नॉन करेंट एसेट की होगी। नॉन करेंट एसेट में कौन कौन सा एसेट आएगा, PPE एज पर इंड AS 16, PPE का डिफिनीशन एज पर इंड AS 16 होगा। जिन लोगों ने PPE का मीनिंग नहीं पढ़ा हो हमारे PPE वाले वीडियो देख सकते हैं। PPE एज पर इंड AS 16 प्लस इंटेंजिबल एसेट एज पर इंड AS 36। उनकी सेल और डिसकंटिन्यू बिजनेस को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटे। नॉन करेंट एसेट पार्ट 1 हेल्ड फॉर सेल एज पर प्रोविजन ऑफ इंड AS 105। ए नॉन करेंट एसेट कौन सा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट, कुछ भी हो सकता है। विच वाज हेल्ड फॉर यूज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग यूज कर रहे थे। कैन बी कंसिडर एज हेल्ड फॉर सेल, उसे हेल्ड फॉर सेल मानेंगे इफ दो कंडीशन, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उसे हेल्ड फॉर सेल मानेंगे। उसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो यूज के लिए रख रखा है उसे PPE नहीं मानेंगे या इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। अब उसे हेल्ड फॉर नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल मानेंगे। ठीक है, क्या दो कंडीशन है कि उसे इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। वो इमीडिएट सेल के लिए प्रेजेंट कंडीशन में ही बिना उसमें कुछ चेंज किए हुए, बिना उसमें कोई मेजर चेंज हुए इमीडिएटली अवेलेबल हो सेल के लिए, और जो ऐसा सेल हो वो हाईली प्रोबेबल हो। अब एग्जैक्ट टाइम लिमिट हमें इंड AS में नहीं बता रखा है, पर जो ऐसा सेल होगा हो सकता है 2 दिन में होगा या 2 महीने के अंदर हो जाए या 4 महीने लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट इट शुड बी इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं। जैसे कोई उसमें रिपेयर मेंटेनेंस बिना कराए हुए, बिना वाइट वॉश कराए हुए बिल्डिंग को हम लोग बेचने का मन बना लिया हो, ऐसा नहीं है कि वाइट वॉश या मेजर रिपेयर मेंटेनेंस कराने के बाद ही हम लोग अगर बेचते हैं तो ऐसे एसेट इसमें कवर नहीं होगी। प्रेजेंट कंडीशन में ही हम लोग बेचने का मन बना लिया, और दूसरा ऐसा जो सेल हो हाईली प्रोबेबल हो। ठीक है, तो दो कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है, इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए और सेल जो है हाईली प्रोबेबल हो। अगर ये तो कंडीशन पूरी हो जाती है तो ऐसे एसेट्स को, नॉन करेंट एसेट को हम लोग नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल मानेंगे। ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ इंड AS 105 ए नॉन करेंट एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना किसी एक्सक्यूज के अवेलेबल होना चाहिए सेल के लिए। इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट अवेलेबल फॉर सेल इन डिस्टेंट फ्यूचर, अगर हमें लगता है कि यह तुरंत अवेलेबल नहीं होगा सेल के लिए, यह फ्यूचर में अवेलेबल होगा, कुछ टाइम लग सकता है, इसमें एक लॉन्ग टाइम लग सकता है फ्यूचर में, देन सच एसेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज हेल्ड फॉर सेल। ऐसे एसेट को ना हेल्ड फॉर सेल के लिए नहीं मानेंगे एज पर इंड AS 105। अगर उसमें कोई टाइम लगना है, मान लीजिए कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराना है या कोई वाइट वॉश कराना है या कोई बिल्डिंग खरीदना है, तभी हम अपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को बेचेंगे, ऐसा केस है तो ऐसे एसेट को हम हेल्ड फॉर सेल कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कैटेगराइजेशन अभी कर रखा है वो उसी कैटेगरी में रहेगी एसेट, उसे फर्दर 105 का ट्रीटमेंट उस पर नहीं होगा। डिस्टेंट फ्यूचर का एग्जांपल है, कुछ डिस्टेंट फ्यूचर है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो कि अभी भी यूज हो रहा है, कस्टमर से कोई ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए अभी भी यूज हो रहा है और फ्यूचर में भी अभी उम्मीद है कि अभी वो यूज होगा। स्टिल हम लोग पुराने प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई पेंडिंग ऑर्डर है कस्टमर का, उसको पूरा करने के लिए, तो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी को हेल्ड फॉर सेल नहीं मानेंगे। ये डिस्टेंट फ्यूचर का एग्जांपल है। ए प्लांट एंड मशीनरी इज स्टिल
used to complete pending order, then it will be available for sale in distant future. दूसरा है कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसमें अभी रिनोवेशन कराना है, देन ये सेल के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि रिनोवेशन कराने से हमें उम्मीद है कि अच्छा प्राइस मिलेगा, तो इसे हेल्ड फॉर सेल नहीं मानेंगे, इसे डिस्टेंट फ्यूचर का एग्जांपल है, इसे डिस्टेंट फ्यूचर में मानेंगे, इमीडिएट सेल के लिए इसे नहीं मानेंगे। अब दूसरा एग्जांपल है, एक बिल्डिंग, ए बिल्डिंग विल बी सोल्ड आफ्टर परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग। हमें कोई बिल्डिंग खरीदने के बाद, मान लीजिए कोई हमारी पुरानी बिल्डिंग है, इसे हमने बेचने का मन बना है, पर ये तभी बेचेंगे जब हम कोई नई बिल्डिंग खरीद लेंगे। जब हम कोई नई बिल्डिंग खरीद लेंगे तभी हम ओल्ड बिल्डिंग को बेचेंगे। तो जब तक हम नई बिल्डिंग खरीद नहीं लेते तब तक पुरानी बिल्डिंग नहीं बेचेंगे। तो ये कंडीशन है। तो ऐसा कब खरीदेंगे कब बेचेंगे डिटरमाइन नहीं है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड हेल्ड फॉर सेल, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंट फ्यूचर। हमें इमीडिएट सेल का एग्जांपल नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है डिस्टेंट फ्यूचर के। डिस्टेंट फ्यूचर का कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मान लो कस्टमर के रिक्वेस्ट पर हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस अगर कराते हैं, अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पर रिपेयर मेंटेनेंस कराया जाना है तो इसे डिस्टेंट फ्यूचर में सेल नहीं मानेंगे, इसे इमीडिएट सेल मानेंगे। या कस्टमर कुछ टाइम लगा देता है पेमेंट में, जो कि नॉर्मली होता है, पेमेंट में कुछ टाइम लग जाता है, 1-2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, तो इसे भी हम डिस्टेंट फ्यूचर नहीं मानेंगे, इसे हम इमीडिएट हेल्प और इमीडिएट सेल मानेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा कंडीशन जो हमारा था वो था कि सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल। वो सेल जो है हाईली प्रोबेबल हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं हो कि इसे हम नहीं, मैनेजमेंट ने मन बना लिया कि हम उसे अब बेचेंगे। एज पर इंड AS 105, ए नॉन करेंट एसेट कैन बी क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल अंडर 105 ओनली इफ इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन बिना उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए हुए प्रेजेंट कंडीशन में ही सेल के लिए अवेलेबल है। और जो सेल भी जो है हाईली प्रोबेबल है, उसके प्रोबेबिलिटी सेल करने की ज़्यादा है। इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन एज्यूम द सेल इज। अब ये हाईली प्रोबेबल कब मानेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम मानेंगे कि ये सेल हाईली प्रोबेबल है। पहला कंडीशन है, हमारे पास प्लान होना चाहिए सेल का कि उस प्लान के अंतर्गत इस एसेट को इतने दिनों के अंदर इतने रुपए में बेच देंगे। ठीक है। दूसरा है कि एंटिटी शुड स्टार्ट ट्रेसिंग बायर। एंटिटी ने, बिजनेस ने, हम लोगों ने बायर भी ढूंढना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने बेचने का मन बनाया है और कोई बायर ही नहीं ढूंढ रहा है। अगर हमने बायर ही नहीं ढूंढा, बिना बायर के एसेट कैसे बेच पाएंगे? तो हम लोगों ने बायर भी ढूंढना आरंभ कर दिया हो, देन दिस इज कॉल्ड हाईली प्रोबेबल। और एंटिटी शुड हैव एक्सपेक्ट ए रीजनेबल प्राइस। हमें उम्मीद है कि एक रीजनेबल प्राइस मिलेगा, विच शुड बी नियर टू फेयर वैल्यू, जो कि फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, फेयर वैल्यू के इक्वल होगा। रीजनेबल प्राइस भी मिलने की उम्मीद है, देन वी कॉल हाईली प्रोबेबल। द एंटिटी एक्सपेक्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन। और ये सारा ट्रांजेक्शन जो है 1 साल के अंदर हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। इसकी प्रोबेबिलिटी का हाई है कि 1 साल के अंदर हो जाएगा। देन वी वी कॉल्ड दिस इज हाईली प्रोबेबल एंड देयर इज नो सर्टेनिटी दैट हम लोगों का फ्यूचर में इस प्लान को, मतलब सेल के प्लान को विड्रॉ करने का भी कोई प्लान नहीं है। इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम लोग ये सेल के है विड्रॉ कर लेंगे, ऐसी कोई प्लान नहीं। तो ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, देन वी वी कॉल सेल इज हाईली प्रोबेबल। पहला कंडीशन क्या था बेटे? पहला कंडीशन था देयर शुड बी ए प्लान, वहाँ पे प्लान होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने बायर को ट्रेस करना आरंभ कर दिया। तीसरा है कि हमें उम्मीद है कि रीजनेबल प्राइस मिलेगा। चौथा है कि और ये सारा ट्रांजेक्शन 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होगा और ये प्लान को हम लोग विड्रॉ करने का कोई मूड नहीं है। तो अगर ये 5 कंडीशन पूरी हो जाती है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज हाईली प्रोबेबल सेल। अब हमें पता लग गया कि हमारे से एसेट जो है हेल्ड फॉर सेल है, हमने उसे कैटेगराइज कर लिया एसेट फॉर सेल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हेन टू अप्लाई इंड AS 105। इंड AS 105 को कब अप्लाई करना है?
इंडियस 105 को एप्लीकेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। 2 कंडीशन जो हमने बताया कि सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल, सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल और इमीडिएट सेल होना चाहिए इन प्रेजेंट कंडीशन। सेल ऑफ एसेट शुड बी हाईली प्रोबेबल और इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। इमीडिएट सेल और हाईली प्रोबेबल, ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, तब हम मानेंगे कि एसेट हेल्ड फॉर सेल है और उसकी अकाउंटिंग एज पर इंड AS 105 हम किसी भी समय स्टार्ट कर देंगे। द प्रोविजन ऑफ इंडिया एज पर इंडिया 105 कैन बी मेड अवेलेबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। किसी भी समय हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। 2 कंडीशन क्या थी कि हाईली प्रोबेबल सेल होना चाहिए और इमीडिएट सेल होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अब ये क्लियर हो गया कि सेल हाईली प्रोबेबल है, इमीडिएट सेल है और हमने मन बना लिया है कि इंड AS अप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई इंड AS 105। हम लोग इंड AS 105 कैसे अप्लाई करेंगे? ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे या अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे ऑन इंटेंजिबल एसेट। PPE है तो डिप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन और नॉन करेंट एसेट। कब से कैलकुलेट करना है? फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द ईयर, जिस साल हम लोग एसेट खरीद के लाए हैं, इनिशियल रिकॉर्ड किया उस साल से टिल द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर हेल्ड फॉर सेल। मतलब शुरू से लेके आज तक जब हमने मूड बना लिया है उस डेट तक का हम लोग उस पर डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन उसमें लगाएंगे। ऐसा क्यों निकाले? ऐसा लगाने के बाद हम लोग को कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो हमें कहने का नट सेल में मतलब है कि हमें आज के डेट पे WDV निकालना है। WDV कैसे निकालेंगे? उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे या अमोर्टाइजेशन लगाएंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू टिल डेट। शुरू से लेके आज तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और WDV निकालेंगे। WDV निकालना है जिस डेट पे हमने ये डिसीजन लिया है हेल्ड फॉर सेल का, ठीक है, उस डेट तक का हमें WDV निकालना है। फिर उसके बाद क्या करो, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ऑन द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस इन एसेट अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जिस रेट पे हमने एसेट को खरीदा होगा उसका ओपनिंग बैलेंस दिया रखा होगा, बिगनिंग ऑफ द ईयर में ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा। मान लीजिए कि एसेट हम आज के डेट में बेचने को सोचे हों, ये ओपनिंग डेट है, ये एंड डेट है ईयर का। मान लीजिए कि 21-22 का केस है। इस डेट पे आके हमने, ये अप्रैल है, ये मार्च है, इस डेट पे आके हमने बेचने का मूड बनाया, तो इस डेट तो ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे अप्रैल का, ये अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे हमारे बुक्स में जो आ रहा होगा। फिर उस पर ये मान लीजिए हमने अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई को हमने डिसीजन लिया है हेल्ड फॉर सेल का, तो जुलाई तक का हमें 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो हमें ये कैरिंग अमाउंट WDV मालूम हो जाएगा किस डेट का, जिस डेट पे हमने डिसीजन लिया है हेल्ड फॉर सेल का। न्यू कैटेगराइजेशन कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, पहले एसेट PPE आ रहा था, अब उसे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगराइज किया और उस पर टिल डेट, जिस डेट ये डेट का, इस डेट तक का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालें ओपनिंग वैल्यू पे। उसमें ये जो पीरियड है इस 3 महीने तक का हमने डिप्रिसिएशन निकाल लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस ले लेना है बुक से इन द एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस पर डिप्रिसिएशन लगाना है, तो हमें WDV निकल जाएगा। यहाँ तक सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, बिफोर अप्लाइंग 105 हमें इम्पेयरमेंट लॉस अगर उस पर कोई है, आज पर इंड AS 36, इम्पेयरमेंट लॉस कब होगा? जब हमारा बुक वैल्यू कम होगा मार्केट वैल्यू से। बुक वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है और बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। मार्केट वैल्यू 8 लाख है, बुक वैल्यू 10 लाख है।
तो इसका मतलब कि हमारा बुक में ज़्यादा ओवर स्टेट है, तो ये 2 लाख रुपए का ओवर स्टेटिंग फिगर है बुक में, तो इसे हम इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड AS 36 बुक करेंगे। तो अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे WDV में एज पर इंड AS 36। इंड AS 36 के अकॉर्डिंग हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे। WDV आ गया, उस पर इम्पेयरमेंट लॉस लगाइए। तो स्टेप 1 में जो फिगर आया, ठीक है, कैरिंग अमाउंट जो आया, उस पर अब हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस लगाने के बाद जो फिगर आएगी वो हमारा कैरिंग अमाउंट होगा बिफोर अप्लाइंग 105। इफ रिकवरेबल अमाउंट बिकम लेस देन कैरिंग अमाउंट, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इम्पेयरमेंट लॉस। और ये जो 2 लाख रुपए का फिगर है, इसको PNL में ट्रांसफर कर देंगे। तो मान लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, 1 लाख था मान लीजिए। डिप्रिसिएशन 3 महीने का नोशनल फिगर हम एज्यूम कर लेते हैं, 1000, कितना वैल्यू आ गई, 99,000। मान लीजिए इसका मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो 19,000 रुपये का हमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 80,000 रुपये हमारा नेट कैरिंग अमाउंट निकल के आएगा बिफोर 105 एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 80,000 निकल के आएगा बिफोर 105, अब हमें 105 के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। इंड AS 105 के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि इसमें कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है। ठीक है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट इक्वल टू, ये तो अभी हमने जो डिस्कस किया वही है। इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, अब जो इम्पेयरमेंट किया, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट कैरिंग एसेट, इम्पेयरमेंट लॉस को फिर हम PNL में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट अंडर स्टेप 1 माइनस इम्पेयरमेंट लॉस के बाद हमारा जो फिगर निकल के आएगा, क्या हमारे एग्जाम्पल में 80,000, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, 19,000 हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 105। इंड AS 105 को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में चर्चा। अभी जो हमने फिगर कंप्यूट किया है, अभी जो फिगर 80,000 का हमने कैलकुलेट किया है, 80,000 जो हमारे एग्जाम्पल में आ रहा था, इसको हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इसको हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। 80,000 को कंपेयर करेंगे, कैरिंग अमाउंट जो 80,000 हमारा आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ NCA ऑन द डेट, जिस डेट पे हमने NCA क्लासीफाई किया है। और इन दोनों में फिगर जो कम होगा, जो लोअर फिगर होगा, वही हमारा विच वेरी लोअर बी द अमाउंट ऑफ NCA विल बी डिस्क्लोज एज हेल्ड फॉर सेल। इन दोनों में जो भी फिगर लॉस कम होगा, मान लो 80 है, ये फेयर वैल्यू इसका 100 है, तो इन दोनों में 80 कौन हो गया, ये 80 हो गया। 80 को है 80 रुपये पे हम बुक में NCA डिस्क्लोज करेंगे, NCA जो बुक्स में डिस्क्लोज करेंगे। अगर ये 100 है, दूसरा केस ये 100 है, ये 80 है, तो इस केस में फेयर वैल्यू 80 रुपये पे डिस्क्लोज होगा। तो कहने का मतलब है विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में लोअर है, उस वैल्यू पे हम लोग बुक्स में डिस्क्लोज करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट को फर्दर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से कंपेयर करेंगे, और जो भी लोअर वैल्यू आएगा उस पर एसेट NCA को रिकॉग्नाइज करना है। इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम लोअर देन कैरिंग अमाउंट, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ लॉस। अगर मान लो ये लोअर है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम्स लोअर देन कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट 80 है और फेयर वैल्यू 70 है, फेयर वैल्यू 70 है, तो उस केस में जो फर्दर जो 10 रुपये का लॉस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस जो 10 रुपये, उसको क्या करेंगे, PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे लॉस बुक करेंगे, उसे लॉस बुक करेंगे। और पहले तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाल ही लिया, अभी फिर से ये 10 रुपये का लॉस आ गया एज पर इंड AS 105, तो उसको हम 10 रुपये को PNL में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे। और जिस डेट से हमने, ये डेट था हमारा, ये 3 महीने बाद, ये हमारा एग्जाम्पल जो चल रहा था, इस डेट के बाद
इस डेट के बाद देखिए, इस डेट के बाद हम लोग जिस डेट पर हमने एनसीए क्लासीफाई कर लिया उस डेट के बाद हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करना छोड़ देंगे इस एसेट पे। इस एसेट पे जो एनसीए क्लासीफाई हो गया उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने एसेट को बेचने का मूड बना लिया। अब ये एसेट नॉन करंट एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है, इसको आइए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। एग्जांपल है अकाउंटिंग ईयर 21-22 का एग्जांपल है। करंट पीरियड 21-22 चल रहा है। बुक वैल्यू जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 1/4/2021 को 5 लाख रुपया। पीपी क्लासीफाइड किया है हमने, पीपी के रूप में क्लासीफाइड कर लिया इस एसेट को 1/7/2001 को। तो टाइम स्केल डायग्राम बनाइए। ये 21-22 है। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 5 लाख आ रहा था, ठीक है। और 1/7 को हमने 1/7 को क्या कर लिया, इसे एनसीए क्लासीफाई कर लिया। तो हमें इस डेट तक का हमें डिप्रिसिएशन निकालना होगा, इस पीरियड का डिप्रिसिएशन निकालना होगा। फिर इसका इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा, फिर इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये 3 चीज़ हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें इंड AS 105 का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, तब जाके हमारा इंड AS 105 का ट्रीटमेंट। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 स्टेप। डिप्रिसिएशन दे रखा है 10%, WDV रिकवरेबल अमाउंट जो इंड AS 36 के अनुसार है 4,40,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल जो 105 के लिए है 3,70,000 रुपये। कैलकुलेट डिप्रिसिएशन एंड लॉस टोटल अंडर इंड AS 36 एज वेल एज इंड AS 105। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना दे रखा है 5 लाख। इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को हमने ये डिसाइड किया है कि इसे एनसीए हेल्ड फॉर सेल के लिए, नॉन करेंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल के लिए बुक रिकॉग्नाइज कर दिया 1 जुलाई। तो 3 महीने का पीरियड के लिए 10% की दर से 10% रेट दे रखा, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो कैरिंग अमाउंट आ गया जिस डेट को हमने हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा, उस डेट का हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया। अब इसमें फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस चेक कर रहे हैं। वो फिगर दे रखी है हमारे इंड AS 36 का फिगर दे रखा है हमारा 4,40,000। तो 4,40,000 जो है वो 8,75,000 से कम है, बुक वैल्यू से, कैरिंग अमाउंट से कम है। तो इसका मतलब क्या है 47,500 जो है ये नॉर्मल इम्पेयरमेंट लॉस है विदाउट अप्लाइंग 105। नॉर्मल क्यों कर रहे हैं, अभी हमें 105 अप्लाई नहीं किया इसलिए इसे नॉर्मल कर रहे हैं। तो 105 के अकॉर्डिंग 47,500, इंड AS 36 के अकॉर्डिंग 47,500 इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 4,40,000, 4,40,000 आ गया। अब है इस 4,40,000 को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे रखा है क्वेश्चन में 3,70,000। तो फर्दर डिक्लाइन कितना हो गया 70,000, इन दोनों का डिफरेंस 70,000। तो टोटल डिक्लाइन कितना हो गया, इनिशियली हमने यहाँ पे 47,500 जो इम्पेयरमेंट लॉस का था वो, और 70,105 के कारण ये जो 47,500 है ये 36 के अकॉर्डिंग आएगा, ये 105 इंड AS के अकॉर्डिंग आएगा। टोटल डिक्लाइन कितना आ गया 1,17,500। जो एनसीए हेल्ड फॉर सेल है वो बुक्स में कितने पे दिखेगा 3,70,000 रुपये। एनसीए विच इज हेल्ड फॉर सेल विल बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। हेल्ड ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो फिगर है वो लोअर आ रही है इसलिए उस पर दिखेगा। एंड नो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन इट। इस पर कोई डिप्रिसिएशन भी अब चार्ज नहीं करना है क्योंकि हमने इसे हेल्ड फॉर सेल डिस्क्लोज किया है। और टोटल डिक्लाइन कितना हो गया 1,17,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखा हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया डिप्रिसिएशन चार्ज किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला। अगर इम्पेयरमेंट गेन है, मान लो कोई गेन आ जाता है इम्पेयरमेंट गेन, तो उसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करते हैं नॉर्मली। इम्पेयरमेंट गेन का कोई केस है उसे हम इग्नोर करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट
ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है, कोई ब्रोकरेज कमीशन ये सब पे करना होता है। तभी मान लो कोई आपने बिल्डिंग बेचा तो हो सकता है आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज कमीशन चार्जेस कुछ देना होगा, तो हमारा जो नेट अमाउंट होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ब्रोकरेज कमीशन, वही हमें नेट मिलेगा। तो उससे हमें कंपेयर करना होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, डिप्रिशिएशन। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर वैल्यू आएगी वो हमारा एनसीए हेल्ड फॉर सेल का बैलेंस शीट में फिगर डिस्क्लोज होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर हमारा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, इम्पेयरमेंट गेन है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पहले मान लो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, बाद में हमारा इम्पेयरमेंट गेन हुआ, तो उस केस में क्या करें, इफ़ एनी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन इज मेड एट बैलेंस शीट डेट बिफोर सेल ऑफ एनसी हेल्ड फॉर, देन देयर मे बी फॉलोइंग सिचुएशन। अभी क्या था, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस था। ठीक है, जब हमने इसे क्लासीफाई किया हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, अब बैलेंस शीट डेट पे आके मान लो इम्पेयरमेंट अगर गेन आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम लेस देन द प्रीवियस वैल्यूएशन एज पर 105, देन फर्दर डिक्लाइन विल बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैरिंग अमाउंट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सब्सिक्वेंट। देखिए एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब कह रहा है कि अगर फिर से उसमें कोई डिक्लाइन हो जाए तो उसको क्या करेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। एग्जांपल से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। With the help of given information in previous example, adjust carrying amount of PP as at 31/3/2012 if the fair value less cost to sell is 3,50,000। 3,50,000 ये क्वेश्चन क्या था, अब ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कितना था, 3,70,000 था। ठीक है, अब कह रहा है कि 3,50,000 रुपये हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट हेल्ड फॉर सेल कितना आ रहा था, 3,70,000 आ रहा था। ठीक है, और फेयर वैल्यू अब कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3,50,000। तो फर्दर डिक्लाइन कितना हो गया, 20,000 हो गया। 20,000 हो गया, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,70,000 माइनस 20,000, 3,50,000। सिंपल है। अगर फर्दर कोई डिक्लाइन आ रहा है तो उस फर्दर डिक्लाइन को हमें रिकॉग्नाइज कर लेना है। ये इनिशियल डेट पे ये जो 3,70,000 की फिगर है, देखिए क्वेश्चन में 3,70,000 की फिगर है, ये इस डेट पे था, जुलाई पे, एक साथ पे था, हमने रिकॉग्नाइज किया। अब बैलेंस शीट आते आते ये फर्दर डिक्लाइन हो गया 20,000 का, तो हमें इसे डिक्लाइन फिगर पे एज पर 3,50,000 के अकॉर्डिंग हमें रिकॉग्नाइज करना है। और 20,000 का जो डिफरेंस है इसको हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे। तो कैरिंग अमाउंट हमारा आ रहा था एक साथ को कैरिंग अमाउंट आ रहा था 3,70,000, और बैलेंस शीट डेट पे एक फिगर 3,50,000 हो गई। तो फर्दर डिक्लाइन हो गया 20,000, तो इस डिक्लाइन को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे और बुक्स में बैलेंस शीट में 3,50,000 रुपये पे रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा केस है कि अब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, इम्पेयरमेंट गेन हो जाए। इफ सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम हायर देन ओरिजिनल वैल्यूएशन। अभी जो 3,50,000 था, 20,000 कम था, अब मान लो ये 4 लाख हो जाता, उस केस में क्या करेंगे, देन इम्प्रूवमेंट इन फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉर्डेड बाय रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर रखा है उससे हम इसे एडजस्ट करेंगे। जितना भी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है उसी से एडजस्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम उतना तक ही एडजस्ट करेंगे। इफ सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम हायर, अगर बाद में ज़्यादा हो जाता है, देन ओरिजिनल वैल्यूएशन, देन इम्प्रूवमेंट इन फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉर्डेड बाय रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर रखा है उसको रिवर्स कर देंगे, सब्जेक्ट टू देखते हैं कब कहाँ तक रिवर्स करें, सब्जेक्ट टू टोटल इम्पेयरमेंट लॉस विच वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर। जितना हमने इस क्वेश्चन में हमने कितना इम्पेयरमेंट लॉस लिया था, 1,17,000।
1,17,000 है, तो अगर हमारा कोई गेन आ जाता है कल को 1,20,000 का गेन आ जाएगा, मान लो 1,20,000 3,70,000, अभी प्रॉपर्टी कितना हो गया, मान लो 2 लाख का गेन हो गया, 3,70,000 की जगह 5,70,000 हो गया। तो हम लोग कितना रिवर्स करेंगे, हम लोग मैक्सिमम जो रिवर्सल करेंगे 1,17,500 करेंगे, रेस्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। कॉस्ट मॉडल में इम्पेयरमेंट गेन कंसिडर नहीं करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस कंसिडर किया जाता, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रखा है, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रखा है 1,17,500। तो 1,17,500 तक के गेन को हम लोग कंसिडर करेंगे और उससे इसे एडजस्ट करेंगे, रेस्ट जो बच जाएगा उसे हम इग्नोर कर देंगे। यही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल में हमने दूसरे केस में देखा था कि बाद में बैलेंस शीट डेट को कम हो गई, अभी इस एग्जांपल में है कि बैलेंस शीट डेट को ये बढ़ गई। विद द हेल्प ऑफ गिवन पीरियड एडजस्ट कैरिंग अमाउंट इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 3,50,000। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब उसी एग्जांपल में अभी 4,90,000 हो गया, 3,90,000 पहले में था क्या, ये देखिए डायग्राम से समझिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये ओपनिंग था, इस डेट पे हमने इम्पेयरमेंट के लिए, इस डेट पे हमने हेल्प और सेल क्लासीफाई किया, एक साथ है। इस डेट पे हमारा कितना है 3,70,000। ठीक है, केस वन, अब बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू जो हो जा रही है 3,50,000 केस वन में, तो हम लोग 3,50,000 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। केस टू में है कि ये 4,90,000 हो गई, तो कितने पर रिकॉर्ड करना है 4,90,000, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 1,20,000 का, 1,20,000 डिफरेंस हो गया। तो हमें है ना 1,20,000 नहीं, हमारा जो पहले का लॉस कितना था 1,17,500 जो टोटल लॉस था, 1,17,500 रिकॉर्ड तक रिवर्स करेंगे जो इम्पेयरमेंट लॉस था, बाकी जो 2,500 हमारा लैप्स कर गया है। 1,17,500 जो इम्पेयरमेंट लॉस है 2,36 प्लस 105 दोनों इंडियाज के कारण जो हुआ उन दोनों को मिलाकर है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये 4,90,000 हो गया तो क्या करना है, सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू 4,90,000 हो गई, ओरिजिनल फेयर वैल्यू कितना रह गई थी एक साथ को, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्प और सेल 3,70,000 और डिफरेंस है 1,20,000 का है। तो हमें इन द गिवन केस देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू 1,20,000 बट मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिवर्सल कितना है 1,17,500, 47,500 इम्पेयरमेंट लॉस है, 70,105 के अकॉर्डिंग है इम्पेयरमेंट। सो वी कैन कंसिडर इंक्रीज इन वैल्यू बाय 117,500। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही तक हम एडजस्ट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट तक, जो पहले इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। इसको राइट ऑफ करेंगे, इम्पेयरमेंट जो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था इम्पेयरमेंट उतनी तक हमें इसे गेन बुक करें, क्योंकि हम लोग कॉस्ट मॉडल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। कॉस्ट मॉडल ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग इम्पेयरमेंट गेन अगर कोई होता है, इम्पेयरमेंट गेन को उसे इग्नोर करना है। पर पहले ऑलरेडी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस अगर है तो उस लॉस तक को हम एडजस्ट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट गेन से, रेस्ट अगर कोई बच जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में हमारा बच गया 2,500 रुपये का, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो हमारा आ जाएगा 3,70,000 प्लस 1,17,500, जो कि हमारा पहले का इम्पेयरमेंट लॉस के फिगर के बराबर है, टोटल 4,87,500 पे ये बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड होगा। सिंपल है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक सीखा कि ये ओपनिंग बैलेंस है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस डेट पे हम लोग जाके हेल्प और सेल के लिए क्लासीफाई करते हैं, और बैलेंस शीट डेट पे हम लोग अगर फिर से वैल्यू में कोई चेंज आ गए तो उस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। अगर फिर से फर्दर लॉस है तो डिप्रिसिएशन, फिर उसे पीनल में ट्रांसफ़र कर दो। अगर गेन है तो उसे एडजस्ट करो, जो इम्पेयरमेंट लॉस आपने बुक कर रखा है उससे एडजस्ट करो। रेस्ट अगर कोई बच जाए तो उसे इग्नोर करो। ठीक है, और हेल्प और सेल करने के लिए क्या क्या एंट्री हमें करनी है, हमें सिंपल है, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को
फिर उसमें डिप्रिसिएशन लगाना है। मान लीजिए एक साथ को हमारा डिसीजन था हेल्ड फॉर सेल का, 3 महीने का हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ये WDV आ जाएगा। अब इस पे इम्पेयरमेंट लॉस चेक करेंगे, अगर कोई है तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे। तो ये हमारा WDV आ गया बिफोर 105 के पहले आ गए। फिर इसे 105 के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस में अगर कोई है तो उस पर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। तो नेट हमारा ये जो WDV आ जाएगा वही नेट कैरिंग अमाउंट, ये हमें 105 के अकॉर्डिंग बुक्स में डिस्क्लोज करना है। ये कब ये डिस्क्लोजर कब होगा? ये जब हम हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासीफाई कर रहे हैं। किस डेट को क्लासीफाई कर रहे हैं? 1 जुलाई को कर रहे हैं। ये कोई भी डेट हो सकता है, इस डेट से इस डेट के बीच कोई भी डेट हो सकता है। फिर इसके बाद फर्दर इसमें कोई चेंज आ जाए वैल्यू में बैलेंस शीट डेट को, तो उस चेंज को हमें कंसिडर करना। अगर फर्दर कोई लॉस है तो लॉस को रिकॉग्नाइज करना और उस लॉस को P&L में चार्ज कर देना। अगर गेन है तो गेन को एडजस्ट कर देना है। जो पहले इम्पेयरमेंट लॉस हमने बुक करा, इम्पेयरमेंट लॉस 2 टाइप का था, वो 36 प्लस 105 दोनों में जो आया है, इंड AS 36 और 105 दोनों में आया, उन दोनों को क्लब करके चेक करना है। ठीक है, अभी तक हमने इतना सीखा, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे। इम्पेयरमेंट का प्लान चेंज हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों को जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत हो, जो कॉस्टली क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।